एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन दिया था। सीबीएसई के सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स में कल सिर्फ मैं पार्ट ए करवा पाई थी, जो कि था मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज बेटा मैं जो कल आपका पोर्शन मैंने छोड़ दिया था पार्ट बी, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका सॉल्यूशन दूंगी। बेशक मैं आपको जो सॉल्यूशन दे रही हूँ बहुत ही स्पीडली दे रही हूँ, आपको इनको समझने के लिए पूरे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पार्ट बी से है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन मिलेगा। मैक्रो में आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस मिले थे, जहां पे थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी और पेपर लेंथी हो गया था, बट यहाँ आपको केस स्टडी मिलेंगी, क्वेश्चन जो है वैल्यू बेस्ड मिलेंगे, बट फिर भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा। तो जिन बच्चों को थ्योरी पसंद है उनको ये वाला जो कंसेप्ट है या ये वाला जो पार्ट है वो अच्छा लगने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन, जो है कि क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि हमारे यहाँ पे 17 क्वेश्चन मैक्रो में आएंगे और 17 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन हमारे पास में, आइडेंटिफाई which of the following indicates the adverse impact of the British rule in India। इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आया, इंडिया के अंदर हम करीबन 200 साल तक कॉलोनियल टाइम पीरियड में रहे। लगभग कितने साल तक हम कॉलोनियल पीरियड में रहे? 200 ईयर्स तक जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हम पे राज किया। अब उस टाइम पे उन्होंने राज तो किया, बट राज करते वक्त बेटा उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी हमें दी, कुछ खराब चीजें भी हमें दी। एक तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी को उन्होंने कैप्चर कर रखा था। तो यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें पूछा गया है कि ब्रिटिश रूल आने पर कौन सा ऐसा था जिसके एडवर्स इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़े थे। ध्यान से सुनिएगा। पहला है ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया। अब आप देखिए, अगर ब्रिटिशर्स ने हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क दिया है, मतलब हमें टेलीफोन दिए हैं, हमें सेल फोन्स दिए हैं, तो क्या अच्छी बात थी या बुरी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, अच्छी है। हमारा जो टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसको एनहांस किया उन्होंने, इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। अगर हमें कोई भी अपना प्रोडक्शन करना है, उसकी डील करनी है, कोई दूर जगह पे कोई बैठा है, तो हमारी जो लाइफ को उसने इजी कर दिया। किसने? कम्युनिकेशन स्किल्स ने। तो हम नहीं कह सकते गलत है, तो बिल्कुल सही है। नंबर बी जो ऑप्शन है, चेंज इन कंजप्शन ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसका बिल्कुल कंपोजिशन चेंज कर दिया। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो उन्होंने एक तरीके से फॉरेन जो ट्रेड था वो मोनोपोली कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ वो अपने फायदे के लिए करते थे। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ये एडवर्स इंपैक्ट डालता है, मतलब उन्होंने एमएनसी हमारे यहाँ लेके आए, उन्होंने हमारे मार्केट को कैप्चर कर लिया। यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते मिले जाते थे, वहां सामान बनाकर जो है हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनको बेचते थे, ताकि हमारे जो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड डाउन पड़ी चल जाए, जिससे हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ये वाला पॉइंट है। सी भी बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हमारे पास आज है, ऑफिशियल वर्क किस तरीके से किया जाता है, पेपर वर्क कैसे किया जाता है, कागजी कार्रवाई जिसे कहते हैं, वो किसने दी? हमें ब्रिटिशर्स ने दी। अच्छी बात है, हमें दी, हमें एक मैनेजमेंट आया। उसके बाद जो फोर्थ है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। उस टाइम बेशक उन्होंने अपने फायदे के लिए रेलवे इंट्रोड्यूस की थी 1950 में, बट स्टिल उस रेलवे के हमें बहुत सारे फायदे हैं। आज हम हमारा ट्रांसपोर्ट कहीं पे भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज का भी, इंसानों का भी। दूर देश में, दूर जगह पर हम इजीली अपना सामान पहुंचा सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में बी ऑप्शन ऐसा है जो कि इंडिया के ऊपर एडवर्स या नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ बेटा। डैश कमेटी वाज सेट अप डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब बात कर लेते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली 3 फीचर्स लेके चलती है। एक तो ये हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है। नंबर 2, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है। अगर ये 3 फीचर किसी भी इंडस्ट्री में है तो वो क्या कहलाएगी? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जब भी हमारे पास बात आती है बेटा, तो ये कार्वे कमेटी है जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो प्रमोशन की थी, और ये आई कब थी? 1955 में। 1955 में एसबीआई भी हमारे पास आया था। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि जब आप चीजें लिंक करके याद करते हो तो डेट बहुत इजीली याद हो जाती है।
और बेटा हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बेसिकली ये बिल्कुल हिस्ट्री है। इसमें आपको हर जगह पे क्या मिलेंगी, डेट मिलेंगी, डेटा मिलेंगे, फैक्ट मिलेंगे, जो आपको एकदम मतलब हिस्ट्री की याद दिला देंगे कि भाई ये याद करना है, वो याद करना है। तो आप इंटरलिंक करके चलेंगे कि भाई कार्वे कमेटी 1955 में आई थी, तो इसके साथ और क्या आया था, आपको याद रखना है SBI आया था। तो हम जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के ए ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन इसका सही है। इसी का और पूछा गया है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR कब आया था। बेटा IPR जो है वो 2 बार आ चुका। जो पहला IPR था वो हमारा 1948 में आया था और जो दूसरा IPR था वो 1956 में आया था। इस IPR के अंदर अलग कंडीशंस थी, इसके अंदर अलग कंडीशंस थी। आपको क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको पजल करना चाहता है। बस आपको याद रखना है कि IPR 1948 ये पहला IPR है। दोबारा जब आया था अमेंडमेंट जो भी हुई थी वो 1956 में। ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन दोनों दे रखे हैं, मैं फिर कह रही हूँ, मतलब ऑप्शन दोनों दे रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, डैश एंड डैश आर द रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 का, मतलब जो हमारा चैप्टर नंबर लास्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो कंपैरिजन है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, उससे क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमी के स्लो डाउन होने के पीछे रीजन क्या थे। तो बेटा देखिए, सबसे पहले है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल सही। आज तक की अगर मैं बात करूं, एक पाकिस्तान ऐसी इकोनॉमी है जहां आपको जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी देखने को नहीं मिली। कभी आर्मी घेर लेती है उसको, या कभी आर्मी के रूल्स और रेगुलेशन उसमें चल पड़ते हैं, तो कभी किसी के, कभी कोई अपने आप को वहां का राजा समझ लेता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ जैसे हमारे मोदी सरकार चल रही है, वहां पे लंबे समय तक कोई भी सरकार नहीं चली है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नंबर 2, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, बिल्कुल सही। जितने भी पाकिस्तान है वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, बेसिकली या तो दुबई से आने वाले पैसे पे या अमेरिका से, मतलब वो यहीं से, खुद का पैसा उनका कुछ नहीं होता। तो ये वाला भी सही है। स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये नहीं है। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ये भी नहीं है। तो आप जाएंगे पहले और दूसरे की तरफ, और ये आपको ए में मिल रहा है। तो 20 का जो आंसर जाएगा बेटा वो कौन सा जाएगा, ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सीधा सीधा पूछ रखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये फिर से हमारे उसी चैप्टर से है। ये एक तरीके से चाइना के अंदर एक मतलब इनिशिएटिव उठाया गया था, उसके बारे में है। बाद में डिस्कस करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। मतलब और का जो क्वेश्चन है 20 का, उसका जो ऑप्शन जाएगा बेटा सी ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल एरिया। बेटा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनफॉर्मल भी बोला जा सकता है, अनऑर्गेनाइज भी बोला जा सकता है। मतलब जहां पर हम अपने रिलेटिव से, अपने सगे संबंधियों से, या फिर हम कह सकते हैं मनी लेंडर से, या फिर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की, कोलेक्ट्रल की, इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है और हमें दिखता है कि बहुत इजी है। बट एक टाइम के बाद में ये हम पे बहुत भारी पड़ जाता है और हम डेट ट्रैप के अंदर फंसते हुए चले जाते हैं, और हम एक तरीके से नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन फॉर्मल, बहुत ही खराब तरीका है। तो ये मतलब कौन सा है इनमें से, ये पूछा गया है। तो नाबार्ड ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट है। नाबार्ड 1982 में आया था। कब आया था नाबार्ड? नाबार्ड आया था बेटा 1982 में। क्या करता है, जितने भी RRBs है, मतलब रूरल रीजनल बैंक, या फिर जितने भी ग्रामीण बैंक है, उन सभी को सुपरवाइज करता है, उन सभी को देखता है क्या वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत है, रेगुलेट करने का काम नाबार्ड करता है। RRB मैंने बता दिया, छोटे बैंक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए बैंक। फॉर एग्जांपल सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक एक RRB है जो कि आपको हर गांव के अंदर मिल जाएगा। अगला मनी लेंडर्स, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन है। 21 का सी ऑप्शन आएगा। कॉमर्शियल बैंक आप सबको पता है, SBI हो गया, ये पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक, ये सारे जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक बेसिकली मनी क्रिएशन का काम करते हैं। कैसे करते हैं, एडवांसिंग लोन, एडवांसिंग क्या करते हैं, लोन देते हैं, और साथ में हमारे जो डिमांड डिपॉजिट है उनको जमा करते हैं। दोनों के बीच जो पैसा होता है दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन से क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। तो ये जो 21 है इसका जाएगा सी ऑप्शन। 22 इसमें बेटा आप लोगों को कॉलम जो है वो मैच करने हैं। ड्यूअल प्राइसिंग दे रखी है, चाइना की है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी चाइना के, कॉमन सिस्टम जो एग्रीकल्चर सिस्टम था ये भी उसी का ही है। ग्रेट पॉलिटिशियन कल्चरल रेवोल्यूशन ये भी इंडिया का है।
मतलब चाइना का है, तो एक हिसाब से अगर हम 22 का बात करें तो इसमें सही ऑप्शन पूछा गया था। सही ऑप्शन हमारे यहाँ पे सेकंड है, सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको बड़े ध्यान से समझना है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प द ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट। देखिए बेटा कह क्या रहा है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं उसकी बात करूं तो वो कह रहा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो एक गैप होता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट, इसके गैप को भर देती है। क्या कर देती है? इस गैप को बिल्कुल भर देती है। बिल्कुल सही। एग्जांपल सुनो कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो काम को करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जो काम करना नहीं आता उस काम पे आपको बिठा दिया जाए, क्या आपकी एफिशिएंसी होगी? क्या आप उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी यूनिट्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको वही काम करने से पहले समझा दिया जाए, जिसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोला जाता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप होता है वो खत्म हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। हर इंस्टीट्यूट में ये काम करना चाहिए, चाहे किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट हो, इससे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सब कुछ एनहांस होती है। तो पहला जो है वो बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉय को अपडेट करती है विद द लेटेस्ट चेंजेस, बिल्कुल करती है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? बिल्कुल सही है। 23 का सी ऑप्शन जाएगा। फिर अगला भी स्टेटमेंट का ही है, बोथ द पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्चुअल एक्सटर्नल प्रेशर्स, बिल्कुल सही है। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर नहीं था, उन्होंने खुद से ही अपने इनिशिएट उठाए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। पाकिस्तान है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द एसईजेड। एसईजेड क्या होता है बेटा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होते हैं जहां पे हमें स्पेशल असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है। हिली एरिया, माउंटेन एरिया, बैकवर्ड एरिया, या फिर जितने भी हमारे रेयर एरियाज होते हैं जहां कोई भी जाकर अपने बिजनेस यूनिट्स को सेटअप नहीं करता है, उसे लगता है कि अगर मैंने यहाँ अपना बिजनेस सेटअप किया तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं मिलेगी, ऐसे जगह को वो अवॉइड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के लिए कहती है अगर आप ऐसे एरिया में अपने बिजनेस को सेटअप करोगे तो आपको रॉ मटेरियल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, सब किसी पे आपको छूट मिलेगी। फिर एक एंटरप्रेन्योर, एक इन्वेस्टर, एक प्रमोटर पैसे कम होने की वजह से खुश होता है और थोड़ा सा मोटिवेट होकर वहां अपनी बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करता है, जिससे रीजनल इक्विलिटी भी आती है। मतलब एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो बैलेंस जो दिखाने का काम करता है गवर्नमेंट एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था वहां पे। तो पाकिस्तान की तरफ से दोनों बातें सही हैं, तो 24 का डी ऑप्शन आएगा। नहीं, जो सेकंड बात है वो गलत है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सॉरी नहीं हुआ था। तो जो 24 का है उसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे जो भी क्राइटेरिया बनाए गए थे वो पाकिस्तान में ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अगर इम्प्लीमेंट हो जाते तो पाकिस्तान भी एक अच्छी कंट्री के अंदर आता, अच्छी पोजीशन के अंदर आता, अब वो बैकवर्ड नहीं रहता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इनमें से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कौन सा नहीं है? तो बेटा वेस्ट मैनेजमेंट, डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग और गार्डनिंग ग्रीन कवर। सीधी सीधी बात है, तीनों जो है वो उल्टे हैं और एक सही है, गार्डनिंग ग्रीन कवर। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, ग्रीन कवर लगाएं, तो ऑप्शन डी जाएगा। इसी का और है, डैश इज नॉट अ स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डैश इज नॉट अ स्ट्रेटेजी फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूज ऑफ बायोगैस कोई पॉल्यूशन नहीं देती है, सोलर पावर कोई पॉल्यूशन नहीं देती है, यूज ऑफ थर्मल बिल्कुल पॉल्यूशन देती है, कॉल वगैरह के लिए होती है, यूज ऑफ हाइडल पावर पॉल्यूशन नहीं देती है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अवॉइड कौन करता है? थर्मल पावर का जो यूज है वो। तो ऑप्शन सी जाएगा 25 के और का ऑप्शन सी जाएगा। थर्मल जो है वो पॉल्यूशन देती है, बाकी तीनों चीजें पॉल्यूशन बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन रीजनिंग का है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इंसेपरेबल ट्विंस, दोनों ही ट्विंस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल साइकोइक्वियस अल्टरनेटिव्स। बेटा इसका जो है वो आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है और आर जो है वो रीजन सही नहीं है। मतलब ये बातें सही है, मतलब ए सही है, आर भी सही है, बट आर जो है वो एक तरीके से सही से एक्सप्लेन नहीं करता है उसको, तो हम यहाँ बोलेंगे इसका सी ऑप्शन जाएगा। असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 27 जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द लेट 1970 चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड शार्पली डिक्लाइन। पहले गलत दे दिया बेटा,
चाइना में 1970 में जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुई थी। नहीं, 1979 में तो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी उन्होंने। जब 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, क्यों की थी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, उस जनसंख्या को रोकने के लिए। तो डिक्लाइन तो हो ही नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। चाइना हैज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल ओविंग टू द स्टेट में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बेटा ये कह रहा है कि चाइना जो है उसका जो एल्डरली पीपल है वो स्टेट में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उन्होंने अडॉप्ट किए थे। बिल्कुल सही है, तो असर्शन ए गलत है, आर बिल्कुल सही है, इसका डी ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है बेटा, ये एक तरीके से डायग्राम दिखाया गया है और डायग्राम साफ साफ हमें दिखा रहा है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नीचे की तरफ दिखा रखा है एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लार्ज, मतलब बहुत लेट हो जाए, मतलब इट्स टू लेट, इतना लेट ना हो जाए, उससे पहले हमें काम करना चाहिए। तो ये क्या दिखा रहा है, हमें ये पूछा गया है। बेटा सीधी सीधी बात है, ये डायग्राम हमें ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, डायग्राम दिखाया गया है, जिसके पास थिंकिंग पावर है वो इजिली इसे समझ सकता है, अदरवाइज इसे गलत करेगा। ये किसको दिखा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को। क्यों समझ पा रही हूँ मैं? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं जब वो मेल्ट होते हैं तो इसका मतलब है हमारा जो टेम्परेचर लेवल है वो एनहांस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, जिससे बहुत सारी बीमारियां जैसे ड्रोट वगैरह, या फिर बीमारियों की बात करूं चिकनगुनिया और कई सारी बीमारियां और होते हैं, वो सारी स्टार्ट हो चुकी हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, ये डायग्राम ग्लोबल वार्मिंग को दिखाता है, आपको बहुत अच्छे से ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है और तो इसके मतलब एक तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। इसका आंसर आपको सीधा सीधा देना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाना है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स में था। अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए सारे 1 मार्क्स के थे, अब ये 3 मार्क्स में है, तो ऐसा तो नहीं ग्लोबल वार्मिंग छोड़ दोगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसके किस वजह से होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आप इसमें डाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। डिफ्यूट और रिफ्यूट बताना है आपको, डिफेंड और रिफ्यूट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। जब इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है तो आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? एग्रीकल्चर में। होता क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। चाहे कितने भी बंदे आप काम में लगा दो, आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। निकाल लेते हो तो भी आउटपुट उतनी ही रहेगी, लगा देते हो तो भी आउटपुट उतनी ही रहेगी। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम ऐसा है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लेबर को मतलब काम करता हुआ दिखा सकते हो, बेशक टर्नओवर हमारी रिमेन्स कांस्टेंट रहे। तो ये वाली जो बात है वो यस में जाएगी और आप इसको 3 नंबर में एक्सप्लेन करेंगे। इसी का और पूछा गया है, क्रिटिकली एवेलुएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया। इंडिया के अंदर रूरल बैंकिंग सिस्टम है, उसका क्रिटिकल जो फेज है वो दिखाना है, मतलब उसकी कमियों को बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम तो है यहाँ पे, बट फिर भी बैंकिंग सिस्टम पूरी क्रेडिट नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, स्मॉल फार्मर तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही। आपको पूरा मतलब उसको क्रिटिकल जो है असिस्ट, मतलब एक क्रिटिकल तरीके से उसको समझाना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, कंपेयर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ 3 नेबरिंग नेशंस। 3 नेबरिंग नेशंस हैं हमारे, कौन कौन से 3 नेबरिंग नेशंस है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। आपको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ नहीं कह सकते, एक टेबल दे रखी है। टेबल में आपको दे रखा है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सीधी सीधी बात अगर मैं आपको यहाँ पे एनालाइज करूँ तो आप भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एक्सपोर्ट ना के बराबर है हमारे चाइना के साथ और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, मतलब हमारी डिपेंडेंसी रेशियो किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर, इस टेबल के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अगर हम देखते हैं तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट्स कम करते हैं, अपोजिट है। आप इसको देख के 4 नंबर में एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा, मतलब जो आपको गिवन है। अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना है, आपको इस टेबल में गिवन है, आप यहाँ देखेंगे, देखने के बाद में इसको लिखेंगे, कुछ भी आपको मन से नहीं जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 31, नेम एनी वन महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी जो बड़े लेवल की कंपनीज होती हैं वो होती है मिनी रत्न होती है, नवरत्न होती है, बट यहाँ किसकी पूछी गई है? महारत्न की। तो आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, IOC। उसके बाद आता है लैंड सेलिंग प्रमोट्स इक्विटी। लैंड सेलिंग क्या होती है? एक लिमिट फिक्स कर देना सभी के लिए लैंड की, बाकी बची हुई को और में जो जिनके पास नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इक्वलिटी तो आ रही है कहीं ना कहीं, तो यस में इसका आंसर जाएगा। आपको 3 नंबर में एक्सप्लेन करना है वैलिड रीजन के साथ। और का क्वेश्चन इसमें पूछा गया जो 4 मार्क्स में है, डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर।
ये चैप्टर है 1950 से जो 1990 तक का था, उसमें आप इसके बारे में पूरे लैंड रिफॉर्म्स लिखेंगे। इसमें तो आपको कुछ सोचना ही, बुक में पूरे लैंड रिफॉर्म्स दे रखे हैं। लैंड रिफॉर्म्स मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जितने भी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हुए थे आप वो सारे इसमें डाल देंगे, चाहे फ्रेगमेंटेड लैंड का हो या फिर मतलब जो लैंड सीलिंग का हो या फिर कंसोलिडेशन वाला हो, कुछ भी हो आप सारा इसमें डाल देंगे। उसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स विद द वैलिड रीजन। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम थिंग, बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल होती है स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, इसका पूरा स्टॉक, जबकि डेवलपमेंट एक तरीके से ग्रोथ, डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें जो इकोनॉमिक तरीके से हमें हेल्प करती है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स है। अगला इसी में पूछा गया 2 मार्क्स में, इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। नहीं, इंडिया के पास पुअर नहीं है, अच्छा है बट उसका यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बहुत कुछ है, बट वो अलग बात है, हम रिसोर्सेज को ढंग से फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आप इसका फॉल्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जब सामान पैक होना स्टार्ट होता है तब से लेकर बिक ना जाए, सब कुछ आ जाएगा, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। इसी का बी, डिस्कस ब्रीफली द इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। बेटा माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम सीधी बात है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि छोटी छोटी नीड्स को पूरा करने का काम करते हैं। आप इसमें 2 मार्क्स में लिखेंगे। अगला है सी, एनलिस्ट एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस बाय द फार्मर्स इन द इनिशियल ईयर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेटा जब इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो स्टार्टिंग के स्टेज पर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सामान बहुत जल्दी खराब हो जाता है, पर्सेबल जो चीजें होती है वो यहाँ मिल जाएंगी, यील्ड कम आती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, और भी आप इसमें लिख सकते हैं, बट 2 तो ये हैं कि पर्सेबल आइटम मतलब पर्सेबल चीजें होती है, चीजें जल्दी खराब हो जाती है, यील्ड कम आती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। उसके बाद आता है हमारा और में, इंडिया हैज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल 1964 टू 1966। बेटा 1964-66 में कहा गया था कि एजुकेशन पे लगभग 6% जाना चाहिए, बट आज भी इंडिया स्टिल कितना कर रही है, 3 से 4% डाल रही है। तो एजुकेशन में जितना बजट जाना चाहिए, जितना खर्चा होना चाहिए, इंडिया उतना नहीं कर रही है, इसीलिए इंडिया का लिटरेसी रेशियो बहुत ही कम है। तो ये वाला ऑप्शन आप आंसर बता देंगे, यस में इसका आंसर जाएगा। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कैजुअल वेज वर्कर, कैजुअल कौन होते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करे, भत्ते पे काम करे, मजदूरी पे काम करे, जो सैलरीड पर्सन ना हो, हर दिन काम किया और अपने पैसे लेकर आ रहे। इन रूरल इंडिया डिफ्यूड एंड रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है हमारे पास में भी, तो इसका क्वेश्चन किस में जाएगा, नहीं में। बट मेजर सोर्स नहीं है हमारे यहाँ पे, बट मेजर सोर्स इंप्लीमेंट का ये नहीं है, हमारे यहाँ पे तो एग्रीकल्चर भी है। तो आप इसको याद कर, मतलब इसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं, एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट इसमें लिखेंगे। 3 नंबर में पूछा गया है, पर आप 3-4 तो देते ही देते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि 1-2 जब एक्स्ट्रा देते हो तो पता चलता है कि आपको उस चीज के बारे में कितना पता है। वैसे तो देखो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना आपको, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट देने, मतलब एक बार तो आप एक चीज एक्स्ट्रा देके ही आएंगे, ठीक है। बाकी कितने नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर में, कितने पॉइंट्स में लिखना है, कैसे, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। एग्जाम तक मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी के साथ में किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं, सब कुछ मैं अपने यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हर दिन आपको एक कंसेप्ट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, मैं यहाँ प्रोवाइड आपको करवाऊंगी, मेरी कोशिश पूरी रहेगी। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 34। बहुत बड़ी केस स्टडी है जो मैं आपको कभी भी पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं आज से और मतलब पहले से, मतलब जब से पढ़ती थी और तब से आप तक की बात करूं, मैं कभी अनसीन पैसेज नहीं पढ़ती, बाद में पढ़ती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ। तो आपको भी क्या करना है, कभी चाहे इंग्लिश में पढ़ो या किसी में भी पढ़ो, अनसीन पैसेज के पहले क्वेश्चन पढ़ो, ताकि क्वेश्चन आपको पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाए। आप देखो, व्हाई वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड बेनिफिट द फार्मर। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लगाया गया था, इसको पता है, शॉर्टेज आई हुई थी हमारे पास फूड ग्रेन्स की, हम इंपोर्ट करते थे, कहां से, यूएस वगैरह से। उन्हें 1965 में हमें धमकी दे दी कि हम आपको नहीं देंगे, या तो पाकिस्तान से आप अपने जो इतने भी लड़ाइयां चल रही से बंद कर दो, अगर लड़ाइयां बंद नहीं करते तो हम आपको फूड ग्रेन्स नहीं देंगे। उस धमकी की वजह से हमें लगा कि नहीं भाई, अब हमें खुद की सेल्फ सफिशिएंसी करनी चाहिए, हमारे पास खुद का कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेन्स में तो हम सेल्फ सफिशिएंट रहे। तो इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया।
बेनिफिट क्या हुए इसके? फार्मर्स को मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ी फार्मर्स की, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे वो थोड़ी सी कॉमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ी, सरप्लस बचने लगा, मार्केट में जाने लगे, बार्गेनिंग पावर बढ़ने लगी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अगला है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। ग्रेन रेवोल्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर द सफिशिएंट फूड ग्रेन्स टू बिल्ड इट्स स्टॉक कुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द शॉर्टेज। हाँ, जब हमारे पास सामान बनने लगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगी, तो इंडिया के पास सामान बच भी तो गया, फूड ग्रेन्स बच भी गए। बचे हुए को उन्होंने सर्कमस्टांसेस आगे आएंगी खराब, जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई थी, अभी वैसे भी बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है, गवर्नमेंट उस फूड ग्रेन को बफर स्टॉक में रख देती है, जिस बफर स्टॉक को वो पीडीएस सिस्टम में, फेयर राशन शॉप में या इन जगह पे यूज करती है। तो सेकंड ऑप्शन में आप यस बोलोगे, यस बोल के आप बफर स्टॉक के बारे में इसमें समझा दोगे कि हाँ इंडिया के पास फूड ग्रेन सफिशिएंट है, इसलिए उसमें बफर स्टॉक रखने लगे, जो कि फ्यूचर में आने वाले सर्कमस्टांसेस से बचाया जा सकता है। देखिए बेटा, अब अगर मैं आपको कहूं, मैंने आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो 17 क्वेश्चन थे वो समझा दिए हैं। मानती हूं मैंने बहुत स्पीड से करवाए। क्यों करवाए? कि मेरा मोटिव यहाँ ये था कि आपको पेपर बता दूं कि किस तरीके का पेपर आपकी बार सीबीएसई आपसे मांग रही है, मतलब क्या क्या एफर्ट्स। तो सीबीएसई डायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि अब तक आपने जितने भी प्रिपरेशन करी है, जितने भी पास्ट 10 इयर्स के 5 इयर्स के पेपर आपने देखे, सबसे हटके ये पेपर आया हुआ है। ट्रिकी पेपर है, लेंथी पेपर है, समझ के करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होने पड़ेंगे। पूरी इकोनॉमिक्स को उन्होंने केस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दिए हैं। आपको कोई भी कंसेप्ट सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा। पहले जो क्वेश्चन 2-2 मतलब पहले जो क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछे जाते थे, अब वो डायरेक्टली 1 नंबर में पूछ रहा है। मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको सारा काम करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रह भी सकता है। तो आज से, अभी से पढ़ने में लग जाओ, जुट जाओ, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, जो कि आपको पेपर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए बाय बाय।